देखिएगा यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है प्रश्नमाला 10B। ठीक है, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, 50,400 हो तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, आपसे पूछा गया है। समझना है बात को आपको। यहाँ पर अगर 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी गई, मान लीजिए x जनसंख्या थी, तो पहले वर्ष 12% की वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि हो जाएगी 100% पर, हो जाएगा 112/100। ठीक है, फिर है 10% की कमी। 10% की कमी मतलब 90/100। ठीक है, 100 में 10 कमी हो जाएगी 90/100। कमी को 100 में से घटाते हैं और वृद्धि को 200 में जोड़ देते हैं, इतना पता है। तो जनसंख्या कितनी हो जाती है, तो हो जाती है जनसंख्या 504000। सही, इतनी जनसंख्या हो जाती है। आपसे पूछा गया है पहले जनसंख्या कितनी थी, मतलब हमें यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा यहाँ पर 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 से कटिएगा तो 9 छाक 9 पन्ना 45, 9 छाक 54, 0 0 56 हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 112 पंचे 560 हो जाएगा 50। तो यहाँ पर जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 50 और 3 0 दबा दीजिए 1 2 3 50,000। मतलब जनसंख्या कितनी थी जनसंख्या 50,000 आपको हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा आपको ऑप्शन नहीं दिया गया, सिर्फ थियोरेटिकल सवाल दिए गए हैं, इसलिए इन सवालों को अच्छी तरीके से हल करते जाइएगा। साथ में कॉपी कलम को भी ले लीजिएगा। देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिएगा कि एक कस्बे की जनसंख्या 5% की दर से घटती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 58 व 68,590 हो तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। मान लें x थी, तो घट रही है 5% की दर से, तो 100 से 5 कम करेंगे हो जाएगी 95/100। 3 वर्षों तक लगातार घटती तो जाएगी 95/100, फिर 95/100। ठीक है, ये हो जाती है बराबर 68590। चलिए यहाँ पे नहीं लिख पा रहा है, चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर बराबर 68590। ठीक है, ये 0 लिखा हुआ है। इतनी संख्या इसको हल करना है हमें। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा वहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20, 19 ये 20 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे हम लोग बात करें तो लिखा हुआ है 19 19 19 19 का घन होता है। आपको इतना मालूम होना चाहिए, ये हमारी संख्या देखिए 19 का घन होता है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे जितना भी दिया गया है ये क्या था, ये आपका होता है 19 का घन। तो 19 19 19 को काटेंगे तो हो जाएगा 68 68 59 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x का तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8000, ये 0 उधर वाला तो हो जाएगा 80,000। 80,000 जनसंख्या थी 3 वर्ष पहले। ठीक है, अब कितनी रह गई, अब रह गई 68,590। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, इसको देख लीजिएगा। सवाल नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, समझिएगा बात। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पहले रोपा गया था। यदि इसकी ऊंचाई में 20% वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि हो तथा अब इसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर हो तो रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई कितनी थी। अगर हम मान लें इसकी ऊंचाई x थी सेंटीमीटर, फिर एक अगले वर्ष वृद्धि हो गई 20% की, तो कितनी हो जाएगी 120/100। 100 में 20 की वृद्धि हो जाएगी 120 हो जाएगा। फिर दोबारा फिर से 120 की वृद्धि हो जाएगी तो जाएगी 120/100, तो बराबर है ऊंचाई कितनी है 540। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। कैसे फाइंड करेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसे काटेगा 2 से काटेगा, 2 छंग 12 या 6 दूनी 12 और 6 नेम 54 90 हो जाएगा यहाँ पर। 6 दूनी 12 6 कंचे 56 30। ठीक है, आगे देखिएगा उसको हल कर लेते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ये गुणा हो जाएगा 25 गुणा 15। ठीक है, 15 15 75 के 5 हासिल लगा 7 15 2 30 37 375। तो इसकी ऊंचाई 200 में जब रोपा गया था तो उसकी ऊंचाई कितनी थी 275 375 सेंटीमीटर। ठीक है, 375 सेंटीमीटर थी। यहाँ पर आपको ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, तो इसलिए आपका 375 ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि एक मशीन 2 वर्ष पहले 17,280 रुपये में खरीदी गई। जिसका अवमूल्यन मान होता है कमी 16 से 2/3% वार्षिक दर से हो तो इसका वर्तमान मूल्य कितना होगा। ठीक है, 16 से 2/3% का मतलब होता है 50/3%, बराबर मतलब 50/3 गुणा 1/100 होता है, मतलब बराबर 1/6। 1/6 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6।
यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है सवाल में कह रहा है कि एक मशीन 2 वर्ष पहले 17,280 रुपये में खरीदी गई। कितने में खरीदी गई? 17,280 रुपये में मशीन को खरीदा गया था। ठीक है, यदि उसका अवमूल्यन 16.2-3% वार्षिक दर से हो तो उसका वर्तमान मूल्य कितना होगा? मतलब घाटा हो रहा है। तो अगर इसे खरीदा गया था 6 के हिसाब से तो उसमें 1 ही घाटा हो रहा है। मतलब क्या, 17,280 रुपये में खरीदा गया था तो घाटा हो रहा है 1/6 का, तो मतलब 5/6 मूल्य रह जाएगा उसका। 1 का घाटा हो जाता है तो गुणा 5/6, तो उसका वर्तमान मूल्य कितना है आपसे पूछा गया। इसको हल कर लेते हैं, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से हल कर लेना है हमें। तो देखिएगा यहाँ पर अब देखना है यहाँ पर, इसको हल कीजिएगा तो 6 काटेगा तो 6 दूनी 12, 5 6 48, 6 48 जीरो, पिछले काटेगा 6 चौक 24, 6 6 48 जीरो, 480 गुणा 25, 25 जीरो का जीरो, 25 अट्ठे 200 का जीरो, हम लगा 12, वो 20, 25 चक्को 100 और एक हो जाएगा 25 चक्को 100 और 20 120, तो हो जाएगा 12,000। कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्या वर्तमान मूल्य पूछा गया तो वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा? 12,000। मतलब 17,280 रुपये की कोई चीज़ थी तो हो जाएगी 12,000 रुपये की। सवाल नंबर 5 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको भी देख लीजिएगा। तो सवाल नंबर देखिएगा 5 को मैंने लगा लेते हैं। अच्छी तरीके से समझना है बात को कि एक मशीन 2 वर्ष पहले खरीदी गई। ठीक है, यदि 12.5% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो रहा है तो वर्तमान मूल्य 26,460 रुपये हो तो मशीन का क्रय मूल्य कितना था, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं बात को। यहाँ पर थोड़ा सा बात को समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, सवाल को भी लगा लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12.5%, इसका मतलब क्या होता है? 25/2%, मतलब गुणा में कर लें 1/100 तो भिन्न बन जाएगी 25 चक्को 100, 1/8, ये हमारी भिन्न बन जाएगी 1/8। अब भिन्न में आप सवाल को समझ लीजिएगा बस। सवाल कह रहा है हमारा, एक मशीन 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी, यदि 12.5% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो रहा हो, वर्तमान मूल्य इतना रुपये हो तो क्रय मूल्य कितना था, ये पूछा गया है। तो मतलब घाटा हो रहा है, तो मतलब क्या था यहाँ पर, कोई चीज़ अगर उसने 100 रुपये खरीदी है पहले 2 साल पहले तो घाटा हो रहा है, तो 8 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का घाटा हो जाता है तो कितने हो जाती है? 7/8 रुपये की, गुणा 7/8, तो वर्तमान मूल्य हो जाता है 26,460। मतलब मूल्य ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा ज़्यादा? क्योंकि पहले ज़्यादा चीज़ की होगी तभी तो कमी हो रही है उस पर, तब रह जाती 26,000 रुपये की। हल कीजिएगा भाई साहब आप लोग। तो देखिएगा 7 से काट लें इसको, तो 7 से काटेंगे तो 7 या 21, 5 बचा 54 हो गया, 7 7 49, 7 8 56 जीरो, इतना हो जाएगा ये। 7 से कटेगा 7 5 35, 7 6 28 जीरो, तो हो जाएगा x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 540 गुणे 64। 540 का 64 में गुणा कर लेना है, 540 का 64 में गुणा कर लेना है। 4 जीरो जीरो, 4 चौके 16 के 6, हमें लगाया 4 पंचे 20 और 1 21, 6 जीरो जीरो, 6 चौक 24 का 4 हमें लगा 2, 6 पंचे 30, 2 32, 0 6 5 4 3, 34,560। ठीक है, कितना हो जाएगा? 34,560 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर आपका 6 क्या कह रहा है कि 35% का 10% किस भिन्न के बराबर है। तो 35% का मतलब क्या होता है? 35/100 का गुणा 10% का मतलब 10/100, ये किसके बराबर ये पूछा गया है। हल कर लीजिएगा, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 5 7 35, 5 2 10, तो हो जाएगा 7/200। किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7/200 के बराबर। अब सवाल नंबर 7 देख लीजिएगा। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि 630 का कितने परसेंट 7 है। हम मान लेगा कि 630 का x%, कितना है x% बराबर कितना है 7, हमने इतना मान लिया। इसको हल कर लेना, x का मान निकालना है तो हो जाएगा 630 का मतलब गुणा x/100 बराबर 7, तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लेगा इसका तो हो जाएगा बराबर 7/70/63। सही है, 7/70, 7 ने 63, 10/9, 9 1 9, सही 1/9%। तो मतलब क्या है, कितने परसेंट के बराबर है? तो 1 सही 1/9% के बराबर है। ठीक है, सवाल नंबर देखिएगा 8 नंबर। सवाल नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, इसको देख लीजिएगा। सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं तथा 864 छात्र हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 36%। देखिए, विद्यालय में छात्र होते हैं और छात्राएं होती हैं। अगर छात्राएं 36% हैं
तो छात्र कितने होंगे, छात्र आपके कितने हो जाएंगे, 44%, नहीं 64%, 64% छात्र हो जाएंगे, और 36 जोड़ेंगे तभी तो 100% हो जाएगा जाके। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 864, और आपसे पूछा गया है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, 864/64 गुणे में 100, इससे आपके निकल आएगी 100% की वैल्यू। निकाल लीजिएगा 100% की वैल्यू, तो उसको हल कर लीजिएगा पहले। 8 से काटेगा 8 8 64 होता है, 8 कन 8 0 8, 8 से काटेगा 8 कन 8, कितना बचा 2, हो जाएगा 28, तो जाइए 8 से रहने दीजिए इसको काटने को, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 54 हो जाएगा, 4 से इसको काटेगा 25 बच जाएगा। ठीक है, तो 25 और 54 का गुणा करना है, तो 25 चक्कू 100 का जीरो लगा 10, 25 पंचे 125 135, 135 मतलब हो जाएगा 1350, 1350 हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 1350। ठीक है, सवाल देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको देख लीजिएगा। सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का परसेंट ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। यहाँ पे बात को समझना है, बॉय और गर्ल का रेशियो हमें दे रखा है 3:2। ठीक है, आपसे कह रहा है यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों, छात्रवृत्ति जिन्हें मिलती हो, तो विद्यालय में उन विद्यार्थियों का परसेंट ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अगर 20% लड़के छात्रवृत्ति धारक हैं तो कितने परसेंट नहीं है, तो 80% लड़के छात्रवृत्ति धारक नहीं है, मतलब है 100% होता है टोटल। अगर 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं तो 75% नहीं है। सही है, ये 75% नहीं है, 20% नहीं है। तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का परसेंट ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, तो कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिएगा टोटल 3 बच्चे हैं, कितने हैं, 3 लड़के हैं, तो 3 का 80% निकालेंगे, 3 8 24 कितना आ जाएगा, 3 का 80% निकालिएगा तो जाएगा 2.4। ठीक है, इसका 80% 2.4, इसका निकालिएगा 75%, तो 2 का 75% निकालेंगे, 75/100 करेंगे, 25 या 75, 25 को 100 करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, या ऐसा कर लीजिएगा, मत काटेगा, 150 को 100 से भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 1.5, ये जाएगा हमारा 1.5, इसको हटा लेते हैं, ये हमारा कितना जाएगा 1.5, 1.5 हो जाएगा। अब बात को समझना है, आपसे सवाल में क्या कह रहा है वो देख लीजिएगा। उन विद्यालय के उन विद्यार्थियों का परसेंट ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, तो कितने नहीं है छात्रवृत्ति धारक, ये 2.4 1.5 कितने हो जाएंगे, 3.9 नहीं है, कितने नहीं है, 3.9 नहीं है, कितने में से, टोटल है 5, 5 में से और गुणा 100%, इतने परसेंट नहीं है। इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, हल करेंगे तो पॉइंट हटेगा, जीरो नीचे आ जाएगा, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 उन्हें बटाया गया 18 लगा 2 3 6 7 78%, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 78% हो जाएगा जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है वो भी देख लीजिएगा। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है, शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास 10,800 रुपये बचे हों तो उसकी मासिक आय कितनी है। अगर उसकी मासिक आय 100 रुपये है तो उसका 4% अनाथालय में दान कर देता है तो कितना बचा, 96% बचा है। और फिर इसका जो शेष बचा है उसका 10% बैंक में जमा कर देता है तो कितना बचा है, 90% बचा है। इसकी टोटल वैल्यू हमें दी गई है 10800। इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर इसमें भी आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 9 से कटेगा तो 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 0 12 8 96, यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स का वैल्यू 100 वहाँ पे था तो 100, 2 0 3 0 यहाँ के, 2 3 0 यहाँ के, बटे में 8 8 1 8, 8 2 16, 8 5 40, 0 मतलब 12,500 आ जाएगा, 12,500 हो जाएगी इसकी मासिक आय। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर भी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है, इस सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं, समझने का पूरा प्रयास करते हैं। अगला सवाल आप लोगों को दिया गया है सवाल नंबर 11। देखिएगा क्या कह रहा है सवाल नंबर 11 हमारा। एक एजेंट को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर शेष धन वह कंपनी को 31,100 रुपये दे तो ज्ञात कीजिए कि उसे कुल कितनी बिक्री की, मतलब कुल कितनी बिक्री की ये ज्ञात करना है। देखिए, अगर वह 10,000 रुपये की बिक्री करता है तो वह 5% अपने पास रख लेता है, कमीशन मिलता है, तो 5/100
तो 0 0 से आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 500 रुपये उसके हो जाते हैं 10,000 की बिक्री करने पर। जब उसने 10,000 की बिक्री की तो 500 रुपये उसके हो गए, और 9500 रुपये, 9500 रुपये किसके हो जाएंगे, ये 9500 रुपये आपके हो जाएंगे कंपनी के। ठीक है, आगे देखिएगा। इससे अधिक बिक्री पर वह 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर उसे धन कंपनी को 31,100 रुपये देता हो। देखिएगा, अगर वह टोटल रुपये देता है 31,100, ठीक है, तो उसने 95,000 तो पहले दिए थे, 9500 इसको घटा देंगे तो ये बकाया रुपये देता है वह। 0 0 कैसे लो, 0 बचेगा हमारा, ये 0 बचेगा यहाँ पर हमारा। 11 से हमारा जब 5 जाएगा 6 बचेगा हमारा। यहाँ पर हमारा क्या बचा 0, 10 से हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 0, मतलब 10 से हमारा जब वहाँ पर 9 जाएगा 1 बचेगा, 2 बचेगा, 216,000 बचेगा। अब देखिएगा, वह कंपनी को इतने रुपये देता है, 5% पर इसको हटा दिया हमने है, तो रुपया कितना बचा आपका 216,000, मतलब क्या है 21,600 रुपये है, ये बचा हमारा। ये बात को समझ लेना आप लोग थोड़ी सी यहाँ पर। 21,600 रुपये जो बचा हमारा, ये 21,600 रुपये है, ये कितना देता है 4% कमीशन काट के देता है कंपनी को, इतने देता है। मतलब 4% जब 100% में से 100% में से जब वह 4% कमीशन काट लेगा तो कितना बचेगा उसके पास 96% बचेगा। तो 96% देता है किसे, कंपनी को। वो कितना रुपये देता है 216,000, इतने रुपये कंपनी को दे देता है। ठीक है, अब बात को थोड़ा सा बताएं यहाँ पर, देखिएगा 12 से काटे इसको तो 12 8 96, 12 कितना बचा 9, 12 8 96 00, यहाँ पर हो जाएगा 8% का वैल्यू। अब निकालेंगे 4% का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 से काटेंगे 900। ठीक है, तो 4% का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। अब बात को समझ लेना, 4% का वैल्यू यहाँ पर आपका आ गया है 900 रुपये। ठीक है, 4% का वैल्यू आ गया है 900 रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि उसने बिक्री कितने रुपए की होगी, उसने बिक्री इतने रुपये उसने कंपनी को दे दिए और 4% उसने अपने पास रख लिए, तो 900 रुपये उसने अपने पास रख लिए। तो 900 को हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 0 0 9 से 15 का 5 लगाए 22, मतलब 22,500 रुपये की उसने अगर बिक्री की है तो उसने 900 रुपये अपने पास रख लिए हैं और 21,600 रुपये कंपनी को दे दिए। तो 22,500 रुपये की उसने ये बिक्री की और 10,000 रुपये की ये बिक्री ये की थी, जिससे 5% मिला था। तो उसने टोटल बिक्री कितने रुपये की तो 22,500 ये 10,000 ये 22,500 को जब आप 10,000 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32,500। इसका मतलब क्या है कि उसने 32,500 रुपये की बिक्री की है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर आपका 32,500 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर देखिएगा 12 नंबर आपके पास आ चुका है और क्या कहता है यहाँ पर कि एक अधिकारी के मासिक वेतन का 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है। शेष वेतन का 20% वह पेट्रोल पर खर्च करता है। शेष वेतन का 20% वह आयकर जमा कर देता है तथा शेष वेतन का 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है। इन खर्चों के बाद उसके पास 15,552 रुपये बचे हों तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिएगा। कुछ नहीं, सवाल में सिंपल सा है, 100 रुपये मान लेते हैं मासिक वेतन गुणा 10% मकान पर काट लिया जाता है तो कितना बचा उसके पास 90% बचा। फिर इसमें से क्या है शेष का वेतन का 20% पेट्रोल पर तो कितना बचा उसके पास 80% बचा। शेष वेतन का 20% आयकर पर तो उसके पास फिर से 20% हटा देंगे तो कितना बचा उसके पास 80% बचा। और 10% कपड़ों पर तो कितना बचा 90% बचा। तो इन सभी का वैल्यू आपको दिया गया है 15,52 ठीक है 15,552 रुपये। हल करके आपको एक्स का वैल्यू सिर्फ फाइंड कर लेना है, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखना यहाँ पर 0 से आपका ये 0, 0 से आपका 0, 0 से आपका ये 0, 0 से आपका ये 0, एक एक 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उसको हल कर लीजिएगा तो देखिए 9 से कटेगा, पहले 9 से कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा ना चाहिए। 9 से कटेंगे तो 9 1 9 कितना बचा 9 6 15 6 64 हो गया। 65 9 से 63 2 बचा, 9 दूनी 18 9 8 72 सही है। आगे देखिए 8 से काटेगा 8 दूनी 16 कितना बचा 1 8 1 8 4 बचा 8 से 48 सही है। 8 से काटेगा 8 दूनी 16 16 5 21 8 7 56 27 हो जाएगा। 9 3 27 3 4 मतलब यहाँ पे क्या है यक्स बराबर हो जाएगा आपका 3 तो ये था और 4 0 तो 1 2 3 4 तो हो जाएगा 30,000। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो मासिक वेतन है वो कितना है 30,000 रुपये। ठीक है, मासिक वेतन उसका है 30,000 रुपये। अगला देखते हैं सवाल नंबर आपसे कह रहा है 13 नंबर, इसको देख लीजिएगा।
सवाल नंबर 13 कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है, उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि हो जाए, तब महंगाई के कारण उसके खर्चे में 37.1/2% की वृद्धि हो जाए, तो उस व्यक्ति की वर्तमान परसेंट बचत ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सवाल को लगाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अगर हम मान लें उसकी आय, व्यक्ति की आय मान लें हम टोटल 100 रुपये, 100 रुपये हमने आय मान ली है, 80% खर्च करता है, तो खर्च उसका हो जाएगा 80 रुपये, तो बचत कितनी हो जाएगी, 100 में 80 खर्च करेगा 20 हो जाएगा, 20 रुपये की बचत हो जाएगी। अब आगे आपसे सवाल क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि हो जाए, आय थी 100 रुपये, उसकी आय में वृद्धि हो जाती है 16.2/3%, का मतलब क्या होता है, 16×3 = 48, तो 50/3% की वृद्धि हो जाए, मतलब क्या है 50/3% का मतलब होता है 1/100, तो ये कट जाएगा इससे, या ऐसे मत काटिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ऐसा समझना है यहाँ पर, 100 से आपका 100 कट जाएगा, तो मतलब 50/3 रुपये की वृद्धि हो जाए, तो उसका रुपये कितना हो जाए, 50/3 की वृद्धि हो जाए, मतलब उसकी आय कितनी हो जाएगी, उसकी आय हो जाएगी 100 + 50/3, तो हो जाएगी 350/3, 350/3 उसकी आय हो जाएगी वृद्धि होने के बाद, इसकी आय कितनी हो जाएगी 350/3 रुपये, इसकी ये आय हो जाएगी। ठीक है, अब अगर उसकी महंगाई के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि हो जाए, खर्च उसका 80 रुपये था, उसमें कितनी वृद्धि हो जाती है, 37×74 75/2%, मतलब बटे में 100 से गुणा हो, 25×3 = 75, 25 × 100, 4×2 = 8, 80, 10×30, मतलब क्या है 30 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, यही तो है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और लिख देते हैं इसको 30 की वृद्धि कर देते हैं इसमें 80 रुपये में, तो हो जाता है 110 रुपये, 110 रुपये हो जाता है। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत परसेंट कितनी है ये पूछी गई, तो वर्तमान बचत पहले निकाल लीजिएगा, आय से खर्च को घटा लेंगे, बचत निकाल लेंगे, तो बराबर आ जाएगा हमारा 350 - 330, मतलब 20/3 रुपये बचत हो जाएगी, 20/3 रुपये, ये रुपये आ गई। अब रुपये आ गई तो उसको निकालना है हमें, रुपये को चेंज करना है हमें परसेंट के लिए, तो उसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, किस प्रकार से निकालेंगे, तो इतने रुपए की बचत हो रही है, 20/3 रुपये की बचत किस पर हो रही है, ये हो रही है 350/3 पर, 350/3 पर, और गुणे में 100, ये परसेंटेज हमारा हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे ये 5 × 7 = 35 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 0 20, 20 × 40/7%, कितनी परसेंटेज आएगी, 40/7%, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर आपसे कह रहा है 14 नंबर, इसको देखिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। 14 नंबर सवाल को क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गांव में पुरुष, महिलाएं और बच्चे क्रमशः 11:9:5 के अनुपात में हैं। यदि 80% पुरुष साक्षर हों, 30% महिलाएं निरक्षर हों, 90% बच्चे साक्षर हों, तो उस गांव की निरक्षरता का परसेंट कितना है, यह है। देखिएगा मान लीजिए इसमें 11 कह रहा है पुरुष, अगर 11 पुरुष हैं, इनमें से 80% पुरुष साक्षर हैं, तो निरक्षर कितने हुए 20%, तो 20/100 कर लीजिएगा, 20 × 5 = 100, तो 11/5 भाग कर लीजिएगा इसका, तो 5 करेंगे, 5 × 2 = 10, लगा अच्छा एक लगाया 0.0, 5 × 2 = 10, मतलब 2.2 जो हैं, पॉइंट में निकाले कोई दिक्कत नहीं, 2.2 पुरुष जो हैं वो निरक्षर हो गए। ठीक है, आपसे कहता है यहाँ पर 30% महिलाएं निरक्षर हैं, महिलाएं हैं कितनी 9, इसका 30% निकालेंगे तो 30/100, ठीक है, तो 30/100 निकालेंगे तो 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा, 9 × 27, 27/10 करेंगे हो जाएगा 2.7, 2.7, ये हो जाएंगी आपकी, इसमें महिलाएं निरक्षर हो जाएंगी। फिर आपसे कह रहा है कि 90% बच्चे साक्षर हैं, जब 90% बच्चे साक्षर हैं तो निरक्षर कितने हैं 10%, बच्चे संख्या कितनी है 5, तो 5 का निकालेंगे 10%, 10/100 करेंगे, 0 खत्म, तो हो जाएगा बराबर 0.5, तो 0.5 बच्चे निरक्षर हैं। आपसे पूछा क्या गया है ये बताइएगा, आपसे सवाल में कह रहा है तो गाँव की निरक्षरता का परसेंट कितना है, तो गाँव में कुल निरक्षर हैं कितने, 5, 7, 8 कितने हो जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 14 के 4 हाथ लगाए 5.4, कुल निरक्षर हो जाएंगे 5.4, टोटल जोड़ लिया हमने, इनको जोड़ लिया है, निरक्षर हो जाएंगे 5.4, कितने में है 11, 20, 25, 25 में से, तो 25 में से गुणा 100, ठीक है, पॉइंट हटेगा 10 नीचे जाएगा, यहाँ पर 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 के 6 लगाए, 4 × 5 = 21, 216 बटे में 10 भाग का पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा कितना जाएगा, हो जाएगा 21.6, 21.6% जो हो जाएंगे वो निरक्षर हो जाएंगे। ठीक है, गाँव वाले टोटल संख्या हो जाएगी।
आगे देखिए अगला सवाल। सवाल नंबर 15 आपसे कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 5,60,000 है। इनमें पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात 43:37 है। पुरुषों की संख्या का 88% साक्षर तथा स्त्रियों की संख्या का 20% निरक्षर है। नगर की निरक्षरता का परसेंट ज्ञात कर लीजिएगा। आपसे ये सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नहीं इसमें, सवाल को सिर्फ समझ लेना है। पुरुष मतलब मेल और फीमेल, इनका अनुपात दे रखा है आपको यहाँ पर 43:37। सही है। पुरुषों की संख्या का 88% साक्षर है, तो निरक्षर कितना हो जाएगा, निरक्षर हो जाएगा आपका 12%। तो ये 12% निरक्षर हो जाएगा पुरुष की संख्या, और स्त्रियों की संख्या का 20% निरक्षर है, स्त्रियों की संख्या का 20% निरक्षर हो जाएगा ये वाला। तो उस नगर की निरक्षरता का परसेंट ज्ञात कीजिएगा। निरक्षर ज्ञात करना है कितने निरक्षर है, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो कि 12% ये हैं और 20% इसका 12% निकालेगा। तो 72 36 का 6 यहाँ लगा 3, 12 48 49 50 51, 5.16। 43 में से 5.16 निरक्षर हो जाएंगे। इसका निकालेगा तो निकाल लेंगे 37 का 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 37 गुणा 20/100, 20 पंचे 100, 5 छक्का 30, 5 7 35, बचा 2 लगा 0, 5 को 20, मतलब कितना जाएगा 7.4 हो जाएगा 7.4। ये निरक्षर हो जाएंगे। तो देखिए टोटल निरक्षर कितने हो जाएंगे, निरक्षर हो जाएंगे टोटल यहाँ पर 6, ये हो जाएगा 16 4 20 और 7 5 12, 12.2, ठीक है। कितने में से निरक्षर हो जाएंगे ये, 7 3 10 का 0 से लगाए 1 8, 80 में से, ठीक है। टोटल संख्या ये है, इसमें से इतने निरक्षर हो जाएंगे और गुणा में 100, इसको चेंज कर लेंगे परसेंटेज में। तो इसको हल कर लीजिएगा तो ये पॉइंट रहेगा 0 नीचे आ जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 8 4 बचा 0, 4 2 42 हो जाएगा, 8 5 40 बचा 2, 8 2 16, 4 8 5 40, 15.25% जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे निरक्षर हो जाएंगे, ठीक है। 15.25%। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं, ठीक है। 2/3 पुरुष हैं और शेष क्या है, महिलाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। साक्षर पुरुषों का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक हैं। स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है। उस गाँव में नौकरी वालों की संख्या कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखिएगा, किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। 2/3 मतलब 2/3। अगर 3 में से 2 पुरुष हैं तो 100 महिलाएं, मतलब अगर यहाँ पे हम 300 कर लें और 200 कर लें कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लें यहाँ पर हम लोग कुल जनसंख्या अगर 300 है तो इसका 2/3 मतलब 2/3 पुरुष हैं, तो 3 से 3 करता मतलब 200 पुरुष हो जाएंगे यहाँ पर और बाकी 100 महिलाएं हो जाएंगी, ये तो पता है आपको। तो हम मान लेते हैं जनसंख्या अगर 300 है तो इसमें देखिए पुरुष एक तरफ और एक तो महिलाएं हैं। अगर पुरुष यहाँ पे कितने हैं, 200 हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी, ठीक है। जनसंख्या हमने कितनी मान रखी है, 300 टोटल। अब बात को समझना आगे। आपसे आगे कह रहा है इनमें से 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। 70%, इसमें 60% साक्षर हैं। तो 140 पुरुष साक्षर हैं और 60 महिलाएं साक्षर हैं, ठीक। आगे बढ़िए। साक्षर पुरुष का 30%, पुरुष का 30% साक्षर का, और साक्षर महिलाओं का 20%, ये स्नातक हैं। तो इसको हल कर लीजिएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 12 यहाँ पर हो जाएगा और 42 यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे कह रहा है, ये तो स्नातक वाली बात हो गई। अगर स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है। 42 का 20% और इसका 15%, 15/100 इसका, ये किस में, नौकरी में है। तो कितने हैं नौकरी में, निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 84 लगा लेंगे पॉइंट, 8.4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8.4। इसको हल करेंगे तो 5 3 यहाँ 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 0, ठीक है। 2 6 12 हो जाएगा, 2 10 20 6 18, 1.8, ये आ जाएगा आपका 1.8।
ये नौकरी में है। तो पूछा है उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या कितने % है। तो नौकरी करने वाले कितने हैं, 8.4 ये हैं और 1.8 ये हैं, टोटल कर लीजिएगा इनका। 8 4 12 का 2 हासिल लगा, एक एक मतलब 9 10 मतलब 10.2 10.2 जो हैं वो नौकरी करने वाले हैं। कितने में से, 300 में से, यही तो कह रहा था 300 में से हैं 10.2 नौकरी करने वाले। ठीक है, लगा लेना है हमें। तो 10.2 नौकरी करने वाले हैं, कितने में से, टोटल है 300, तो निकाल लेते हैं कि 10.2 नौकरी करने वाले हैं, कितने में से, 300 में से गुणा में 100, ये चेंज कर लेंगे परसेंटेज में, पॉइंट हटेगा, जीरो नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 3 4 12 बटे में 10 है, तो 3.4%, कितना हो जाएगा, 3.4% हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, नौकरी करने वालों की संख्या हो जाएगी 3.4%। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 17 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको भी देख लीजिएगा। 3 व्यक्ति ABC जिसकी सम्मिलित वेतन 14,400 है, अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। इनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में हो तो प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पर देखना 80 मतलब ABC का वेतन टोटल है 14,400, इसमें वेतन का 80%, 85%, 75% वे करते हैं, तो खर्च कर देते हैं। ठीक है, आप हमें ये बताइएगा जब वो 80% खर्च करेगा कितना बचेगा, 20% बचेगा। तो 20% बचेगा, तो बचत दी गई है आपको पहले की 8, 20% का मतलब 8 दिया गया है, तो 100% निकाल लीजिएगा यहाँ से, 5 से गुणा कर लीजिएगा, तो 100% कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगी टोटल 40 रुपये। ये तो पहले की बात करी गई। दूसरे की हम बात करें, यहाँ पर सेकंड की बात कर लीजिएगा। ये 85% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 15%, और 15% की वैल्यू आपको दी गई है 9। ठीक है, तो 3 5 15 और 3 3 9, 5% की वैल्यू दी गई 3, तो आप लोग उसमें गुणा कर लेगा हम 20 से, तो 20 5 100 हो जाएगी, 100% की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 20 60 आ जाएगी। ठीक है, आगे बात करें अगला। 75% व्यय करता है, तो 25% बचाता है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 20। 100% के निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो जाएगी 100%, ये बराबर हो जाएगी, 4 से गुणा करेंगे तो 80। ठीक, तो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 80 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगी 80। 100% की वैल्यू 80 हो जाएगी, 100% की वैल्यू 60, 100% की वैल्यू 40। मतलब क्या है यहाँ पर टोटल आपकी बचत कितनी आ जाएगी, तो टोटल ये इनकम टोटल आ जाएगी 40, ये 60, ये 80 है, मतलब ये इनके टोटल रुपए हैं। इनका टोटल वैल्यू आपको दिया गया है। ठीक है, ए के लिए कितनी आ जाएगी, 40 पता है आपको, 40 रुपये टोटल आ जाएगा 100%। बी के लिए कितना आ जाएगा 60, और सी के लिए कितना आ जाएगा 80। ये तो क्लियर बात है। ठीक है, रुपये परसेंट नहीं, सॉरी 80 रुपये। अब इनका टोटल वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पर, कितना दिया गया 14,400, मतलब क्या है, इनको जोड़ लीजिएगा, 8 6 4 10 18, ये 180 का वैल्यू आपको दिया गया 1 4 4 डबल 0, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पर 18 से काटेंगे, 18 80, 1 का आ जाएगा 80, 1 का वैल्यू आपका 80 आ जाएगा। 40 का 80 निकालने के क्या करेंगे, 8 को 3200, इसका निकालिएगा, ये आ जाएगा 4800, इसका निकाल लीजिएगा, इसका आ जाएगा 6400। तो सभी के वेतन आपको पता होगा यहाँ पर 3200, 4800 और 6400 आपके जो आ जाएंगे, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल नंबर 18 आपको क्या कह रहा है, इसको देख लीजिएगा। सवाल नंबर 18 आपका कह रहा है कि एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदें हैं, कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों की का पर व्यय, अतिरिक्त मदें। किसी वर्ष में इन मुद्दों पर खर्च 4:3:2 के अनुपात में थे। अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, श्रमिकों पर व्यय 8% बढ़ गया, अतिरिक्त मदों पर व्यय 5% घट गया। एक कार के उत्पादन मूल्य में कितना % वृद्धि हो गई, आपसे पूछा गया है। तो ये था कच्चे माल का मूल्य, तो था कच्चे माल का मूल्य अनुपात श्रमिकों, इस श्रमिकों को ऐसे लिख लेंगे, अतिरिक्त मदों को ऐसे नोट कर लेते हैं। खर्च कितना था, 4:3:2 के रेशियो में था। अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% की वृद्धि, कितनी वृद्धि हो गई, इस पर वृद्धि हो गई 10% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस पर 8% की वृद्धि हो जाएगी, 8% की वृद्धि, और इस पर 5% की कमी, तो 5% घट गया। तो उत्पादन में कुल कितने % वृद्धि हो गई, कुल कितने % पूछी गई वृद्धि। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस पर वृद्धि हो जाएगी 10% की, कितना हो जाएगा टोटल %, 4 का 10%, 4 मान लीजिएगा 40% इसका हो जाएगा, ये 8 या 24% ये,
और 2 पंचे 10% है, तो कितना बचेगा देखिएगा इसको हल करके, ये 54% बचेगा हमारा। मतलब 54% की वृद्धि हो रही है, टोटल मिलाकर 54% की वृद्धि हो रही है। एक कार के उत्पादन मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ज्ञात करना है, ठीक है। तो 54% की वृद्धि हुई है, ये तो पता है आप लोगों को इतना, ठीक। कितने पर हुई है, 4 3 7 8 9 9 पर, तो 9 पर हुई 54% की, तो निकालना 1 पर हमें। उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 9 छाक 54 6% की। उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 6% की आपकी यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर ये समझने वाली बात है, तो 6% आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है आपसे कि यदि ए की आय का 60%, ए की आय का 60%, बी की आय का 75%, ये बराबर हैं, कैंसिल हो जाएगा, 15 चौको 60, 15 15 75, तो आपकी ए और बी की आय का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5:4। आपसे क्या कहा गया है, ये देखिएगा, ए की आय का कितने परसेंट है, बी की आय जो है वो ए की आय का कितना परसेंट है, तो बी की आय 4 है, ए की आय का कितना परसेंट के लिए गुणा 100 से 20 4 5 2 10 20%, 20 को 80% हो जाएगा। मतलब जो बी की आय जो है वो ए की आय की 80% है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, किसी परीक्षा में 4 छात्रों ए बी सी डी में से ए को बी से 10% अंक कम मिले, बी को सी से 25% अंक अधिक मिले तथा सी को डी से 20% अंक कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले हों तथा पूर्णांक 500 हो, तो ज्ञात कीजिए कि डी ने कितने % अंक प्राप्त किए। आपसे पूछा गया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सवाल को देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से लगाना है, ठीक है। ए को बी से 10% कम मिले, अगर हम रेशियो ए रेशियो बी की बात करें तो ए को बी से 10% कम मिले, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब क्या है, अगर बी को मिले हैं 10 तो ए को मिला है 1 कम, मतलब 9/10, 9:10 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, तो बी को सी से कितने मिले, 25% का वैल्यू होता है 25/100, 25 चौको 100, 1/4। तो आपसे कह रहा है कि बी को सी से 25% अंक अधिक मिले, तो अगर यहाँ पर देख समझना, 25% का मतलब मिला अंक मिला 1 अधिक, मतलब अगर मिला है सी को मिला 4 तो बी को मिला 5, ये मतलब हुआ जाके, ठीक है। सी को 4 ये 5, क्लियर। आगे आपसे कह रहा है यहाँ पर सी को डी से 20% अंक कम मिले, 20% का वैल्यू क्या होता है, 20/100, 20/500, 1/5। आपसे कह रहा है यहाँ पर कि सी को जो है डी से 20% कम अंक मिले, सी को कम मिले हैं बी से डी से, तो अगर डी को मिले हैं 5 तो सी को मिले हैं 4, ये बात क्लियर हुई। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर ए को 360 अंक मिले हों तो पूर्णांक 500, तो ज्ञात कीजिए डी को कितने % अंक मिले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आप निकालेंगे ए और डी का रेशियो, किसका निकालेंगे, ए रेशियो डी निकालेंगे। कैसे निकलता है, सीधे सीधे गुणा इसका कर लिएगा तो ए आ जाएगा, डी लास्ट का पूरे का कर लीजिएगा तो डी आ जाएगा। ए डी का रेशियो निकल आता है इसका यहाँ से सीधे निकल आता है, तो हो जाएगा 9 × 5 × 4 रेशियो 10 × 4 × 5। इसमें हल को हल करेंगे थोड़ा सा हम लोग, हल करने पे देखिएगा 4 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आ जाएगा रेशियो ए डी का 9:10, ए डी का रेशियो आ जाएगा 9:10। इसको हटा लेते हैं, हमारा देखिएगा यहाँ पर ए और डी का रेशियो आ गया है 9:10। ए को मिला है 960, 360, 9 9 चौक 36, 40 गुणा कर दीजिएगा, तो इसमें भी 40 से गुणा कर दीजिएगा। अगर इसको मिला है ए को 360 तो बी को डी को कितना मिलेगा, डी को मिलेगा 400। आपसे पूछा गया है कि डी को कितने % मिला है, डी को कितने %, तो डी को मिला कितना है, 400 मिला है, कितने में से 500 में से गुणा में 100 कर लीजिएगा, ये चेंज हो जाएगा % में, 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 0, 20 को 80%, कितना मिला है 80%। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, 27 अंकों से फेल हो जाता है, अगर 27 अंक जोड़ दें इसमें तो पास हो जाएगा, ठीक है। दूसरा विद्यार्थी एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है, 27 अंकों से अधिक आ जाते हैं, तो 27 अंक घटा दें तो ये भी पासिंग मार्क पे पहुंच जाएगा, ये पासिंग मार्क पे दोनों पहुंच गए हैं। हल करेंगे थोड़ा सा इनको, 30 तो ले जाएंगे, 27 ले जाएंगे, तो 27 बराबर हो जाएगा 10%, मतलब 54 आ जाएगा आपका बराबर 10% के बराबर। 2 से काट दें तो 27 बराबर आपका जाएगा 5%। आपसे पूछा क्या गया है, इस परीक्षा के पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक कितने हो जाएंगे आपसे पूछा गया, पूर्णांक 5%, 10% का वैल्यू है 500, तो 54, तो 100% का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें हम, तो कितना आ जाएगा, 100% का आपका वैल्यू यहाँ से आ जाएगा
540, तो आपके पूर्णांक तो ये हो जाएंगे 540। और क्या पूछा गया है, उत्तीर्णांक परसेंट कितना है, उत्तीर्णांक देखिए 30% ये और 27 का मतलब क्या है 5% ये, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35%। उत्तीर्णांक 35%, चाहे यहाँ से निकाल लीजिएगा और चाहे यहाँ से 40% माइनस का 5%, तब भी आपका 35% ही बचेगा, तो 35% इसका उत्तीर्णांक हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोग वीडियो पर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सवाल नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिएगा कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने ए से 11 सही 1/9% अंक प्राप्त किए, जबकि सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से 41 सही 3/17 अंक कम प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ अथवा नहीं, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, बात समझिएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। कितने चाहिए, 40%। अगर हम मान लें अंक टोटल परीक्षा में 100 हैं, कितने अंक हैं 100, तो पासिंग मार्क कितने चाहिए, 40 अंक चाहिए। 40% मतलब 40 अंक चाहिए। आप सवाल में कह रहा है कि ए ने क्या किया है, ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किए। ए ने उत्तीर्णांक से, उत्तीर्णांक कितना है 40 है, इससे 10% कम प्राप्त किए। 10/100 कर लीजिएगा तो 0 0 0 कैंसिल हो, 40 से 4 कम प्राप्त किए, मतलब ए ने कितने अंक प्राप्त किए, ए ने अंक प्राप्त किए 4 कम 36 अंक प्राप्त किए। ए ने 36 अंक प्राप्त किए। आगे कह रहा है बी ने ए से 11 से 1/9 अंक कम प्राप्त किए, तो बी ने कितने प्राप्त किए, ए से कम प्राप्त किए हैं 36 का, तो उसका 11 सही 1/9, 9 11 में 99 100, 100/9, 100/9% का मतलब 1/100 से भाग कर लीजिएगा। कैंसिल इससे 9 चौक 4 अंक कम प्राप्त किए, मतलब अगर सी ए ने प्राप्त किए 36 तो बी ने प्राप्त किए हैं 32। ठीक है, 4 कम कर दिए। फिर आगे क्या कह रहा है, सी ने ए तथा बी के अंकों से, कुल अंकों से ए बी का अंक कितना हो जाएगा, सी ने प्राप्त किए हैं, कलर चेंज कर लें समझ में आएगा। यहाँ पर सी ने प्राप्त किए हैं ए बी के अंक जोड़ लीजिएगा 68 हो जाएगा। ए बी के अंकों से 41 सही 3/17% कम, इसका वैल्यू निकालिएगा 17 1 17 7 हाथ लगा 1 17 चक्कू 68 69 693 97 और 3 700, 700/17%, तो हो जाएगा 700/17 बटे गुणे में 100, तो इस चेंज हो जाएगा पूरा हमारा। इसको हल करेंगे तो देखिए 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 17 चक्कू 68 4 7 28, मतलब 28 अंक कम प्राप्त किए हैं। दोनों ने प्राप्त किया 68, 68 से 28 घटा देंगे कितने हो जाएंगे 40, मतलब सी ने 40 नंबर प्राप्त किए। ये तो कह रहा है यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ या नहीं। 40 पर पासिंग मार्क था, सी के 40 नंबर आए हैं, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से उत्तीर्ण हो गया, सी पास हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल नंबर हम लोग। सवाल नंबर आपको दिया गया 23 नंबर, इसको देख लीजिएगा। कह रहा है यहाँ पर यदि किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 10% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो 144 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया है 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए, 30% अंग्रेजी में फेल हुए। 80% गणित में उत्तीर्ण हुए तो 20% गणित में फेल हुए और 10% दोनों में फेल हुए। इसका एक ग्राफ बना लीजिएगा इस प्रकार से। ये दोनों फेल हुए 10%, एक विषय में फेल हुए हैं मतलब इंग्लिश में, इधर मैथ में, इंग्लिश में फेल हुए 30%, तो 10 तो ये हो गया, तो 20% इधर लिख लीजिएगा, तो ये जाएगा 30% टोटल। इधर 10 ये हो गया, 10% इधर लिख लीजिएगा। तो टोटल फेल कितने हो जाएंगे, टोटल फेल हमारे हो जाएंगे 20 10 30 10 40, 40% हमारे टोटल फेल हो जाएंगे, तो 60% हमारे टोटल पास हो जाएंगे, जिन्हें पास हुए 60%। आपसे कह रहा है यदि 144 छात्र दोनों विषय से उत्तीर्ण हुए, मतलब 60% की वैल्यू जो कि पास वाली है ये हमें दी गई है। 60% की वैल्यू 144, पूछा गया है 100% की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर 60% का आपका वैल्यू कितना दिया गया है, 60% का वैल्यू दिया गया है 144 जो कि पास हुए हैं। पूछा गया है 100% का, 100% का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 144/60 और गुणे में 100। ठीक है, ये 100% का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा। कैसे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 हो जाएगा 240। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 240। आप लोगों की बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिएगा, समझने का पूरा प्रयास करना है आप लोगों को। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का अनुपात
16:9 है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हों तो कितने % लड़के उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यह भी ज्ञात कीजिए कि कुल कितने % विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, ये भी ज्ञात करना है। सब देख रहे हैं। बॉय और गर्ल का रेशियो में दे रखा है 16:9। हम लोग क्या करें, रेशियो में अगर हम लोग कोई डबल जीरो बढ़ा दें, 1600 का बॉय और डबल जीरो बढ़ा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेशियो में तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल लगाने के लिए सकी हमने। अब कह रहा है यहाँ पर, इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हों, 900 लड़कियां, इनका 80% उत्तीर्ण हो गई हैं, जीरो 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 कैंसिल हो जाएगा, 8 में 72, 720 लड़कियां उत्तीर्ण हो गई। ठीक है, जो कि इसकी उत्तीर्ण की वैल्यू दे रखी है इसका 5:4, ये उत्तीर्ण का वैल्यू दे रखा है हमें। तो यहाँ पर लड़कियां उत्तीर्ण हुई है 720, इसकी वैल्यू दे 4, तो हम लोग 4 से भाग कर लें तो 1 आ जाएगा, 4 1 4 4 32 0, 180 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 का वैल्यू 180 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका निकालेंगे तो 900 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 720। मतलब क्या है कि 720 लड़कियाँ पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई हैं, और 900 लड़के उत्तीर्ण हो गए। कितने में से? 16 में से, 1600 में से। आपसे क्या कह रहा है, तो कितने % लड़के उत्तीर्ण हुए, आपसे ये पूछा गया कितने % लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखना है यहाँ पर, तो कितने % लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो लड़के उत्तीर्ण हुए कितने, 900 उत्तीर्ण हुए हैं, तो 900 कितने में से, 1600 में से। हल कर लीजिएगा इसको, % बनाने के लिए 100 से गुणा कर लीजिएगा, % में हो जाएगा, कैंसिल, जीरो जीरो, 16 पंचे 80, 10 बचा 16 96, 4 बचा जीरो हो जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, तो 56.2% जो लड़के थे वो उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यहाँ पर और कह रहा है यह भी ज्ञात कीजिए कि कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखिएगा यहाँ पर कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। विद्यार्थी हैं कुल कितने, 16 9 25, विद्यार्थी 2500 हैं। उत्तीर्ण कितने हुए, 1620, 1620 उत्तीर्ण हुए हैं, 1620 उत्तीर्ण हुए हैं, कितने में से, 2500 में से। तो 1620 आपके उत्तीर्ण हुए हैं 2500 में से, गुणे में 100% कर लीजिएगा। यहाँ पर जीरो जीरो से आपका जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा, 112 बचेगा 20, 25 छक्को 100। ठीक है, और लगाया पॉइंट यहाँ पर। आगे इसको आप हल करिएगा इतना तो 64 पॉइंट समझने के कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा अगला सवाल कह रहा है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी ए बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया। ठीक है, तथा 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% हो तो वह बी को 308 मतों से पराजित करे। ठीक है, 308 मतों से पराजित करे तो कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपसे सवाल में ये कहा गया है। ठीक है, तो देखिएगा बात को यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम यहाँ पे मान लें कि कुल मत कितने थे, अगर यहाँ मान लें कुल मत थे वो 100% थे, कितने थे, 100%। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें से 10 व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया। 10% लोगों ने भाग नहीं लिया, तो भाग कितने लोगों ने लिया, 90% लोगों ने भाग लिया है। ठीक है, क्लियर बात। 60 मत अमान्य घोषित हो गए, तो 60 घटा देंगे तो इतने वोट मान्य हैं, अमान्य थे 60 कम कर लिए तो इतने वोट हो जाएंगे आपके मान्य। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% हो। ठीक है, 47%, तो 100% में से 10 दर्ज है आपके 100%, इनमें से ए को मिला है 47%। ठीक है, 47% ए को मिला है, तो आप हमें ये बताइएगा बी को कितना मिलेगा। बी को मिला क्या, कितना, टोटल मत इतने मान हैं, इनमें से ए को इतना मिलेगा, तो बी को निकाल लेते हैं। तो बी के लिए निकालेंगे टोटल से इतना घटा लेंगे। ठीक है, तो घटा लीजिएगा टोटल, तो इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखना है यहाँ पर। टोटल है 90% माइनस 60, इससे घटा लीजिएगा माइनस का 47%, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 43% माइनस 60। इतने मिले हैं बी को वोट। अब कह रहा है कि वह 308 मतों से पराजित करे। वह बी को, मतलब क्या, ए को जो है वोट मिले हैं 308 ज़्यादा, ए को 47% मिले हैं, बी को मिले हैं 43% माइनस 60। इनका डिफरेंस आपको दिया गया है 308। अब देखिएगा 47% और 43%, ठीक है, इतना ये
-60, इनका डिफरेंस हमें दिया गया है 308। कुल मतों से क्या पूछे कि घटा लेंगे तो हो जाएगा 4% प्लस 60 बराबर 308। तो 4% का वैल्यू निकालेंगे, 60 इधर घटा देंगे हम लोग यहाँ पर, 8 4 कितना बचेगा, 8 4 2 248 बचेगा, 4 से 4 6 24, 4 दूनी 8, मतलब 1% का वैल्यू हमारा आ जाएगा 62। 100% का निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 6200। तो 6200 जो हो जाएगी, कुल डालेंगे मतलब कितने हो जाएंगे 6200, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर आपसे कह रहा है 26 नंबर, इसको देखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, आपसे पूछा गया था। अगर हम मान लें कि मतदाता सूची में कुल मतदाता थे x, फिर आगे कह रहा है कि इनमें से 75% मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया, मतलब 75% लोगों ने मतदान किया, जिनमें से 2% अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने हुए, 2% हटा देंगे तो 98% वैध हो जाएंगे। और इन वैध मतों का 75% प्राप्त किया एक ने, जो कि कितना था, जो कि था हमारा 9261 था। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, आपसे ये पूछा गया है। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। देखिएगा 25 3 75, 25 चक्कू 100, 25 3 75, 25 चक्कू 100, ये तो हो जाएगा बिल्कुल सही तरीका से। 3 से इसको काटेगा, 3 से काटेंगे इसको, 3 3 9 0 3 8 24, 3 7 21, इसको काटेगा 3 से काटेंगे तो 3 1 3 0 3 3 3 6 3 27। तो यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा एक्स का निकल कर 1029 गुणा 4 चक्कू 16 गुणा 100 बटे 98, इतना आ गया। इतनी बातें आता तो पल्ले पड़ गई होगी आप लोगों को। इसको हमें हल कर लेना है और इसका आंसर हमें निकाल लेना है। ठीक है, फटाफट से कैसे निकालेंगे आंसर, देखना है यहाँ पर। इसको 4 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 8 16, ठीक है, 2 चक्कू 8, 2 ने 18, 49 हो जाएगा यहाँ पर। और देखिएगा इसको कटेगा, ये कटेगा नहीं, 7 से काटें तो 7 1 7 3 7 चौको 28 29 31 4, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 से तो 49, ये कटेगा 7 से तो 7 1 7, कितना बचा 3 जो 7 चौको 28, 7 7 49, 7 2 14, 7 1 7 21 168 हो जाएगा 16800, 16800 हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, आपसे पूछा गया है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय, व्यक्ति की जो आय है, अगर उसकी आय है 100%, ठीक है, तो वह क्या करता है, अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो खर्च कितनी करता है, और उसकी आय 100 मान लीजिएगा, उसकी आय 100 रुपये है, तो कितना खर्च करेगा, 75 रुपये, बचाएगा कितना, बचत करेगा 25 रुपये की, जिसकी 100 पैदावारी है तो 25 खर्च करेगा तो 25 बच जाएंगे उसके। अब आगे देखना, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो आय उसकी 100 से हो जाती है 120। बचत में 10% की वृद्धि कर देता है, 10% का मतलब होता है 75 का 7.5 वृद्धि करेगा तो हो जाएगा 75 5 80 2 82, 82.5 रुपये, 82.5, ये हो जाएगी, उसका खर्च हो जाएगा। तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, तो जब आप आय से व्यय को घटाएंगे तो बचत आ जाती है यहाँ पर, तो कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 20 तो उधर है, 23 37 37.5, तो 37.5% की हो जाएगी, 37.5 रुपये की बचत। आपसे पूछा गया है यहाँ पर, आपसे कहा गया है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो बचत पहले थी कितनी, 25 थी, फिर होगी 37.5, तो कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, कितनी वृद्धि हो जाएगी ये बताइएगा पहले। ये वृद्धि हो जाएगी हमारी 25 से हो जाएगी, बढ़ जाएगी 37, तो 12 12.5, ये 12.5 की वृद्धि हो जाएगी, कितने पे हुई है, ये 25 पे हुई है, गुणा में 100। हल कर लीजिएगा इसको परसेंटेज बनाने के लिए, पॉइंट हटाएंगे, जीरो नीचे जाएगा, ये जाएगा 150, 2 आ जाएगा, 125 दूनी 250, 2 से काटेंगे इसको 50, तो हो जाएगी 50%। कितने की वृद्धि हो जाएगी, ये 50% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपसे,
किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर इसके उपभोक्ता को उसकी खपत कितने % कम करनी होगी जिससे उसके मद में कोई खर्च में वृद्धि ना हो। देखिए इस प्रकार के सवाल तो मैंने आपको बहुत ही सारे टिक से बताए हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी देख लीजिएगा एक बार कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर तो कितनी हो जाएगी। 10 की वृद्धि हो रही है तो कितनी वृद्धि होती है, कितने पे है 100 पर, या वृद्धि होती है कमी होती है तो 100 पर कमी होती है, तो 100 पर वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 110 गुणे में 100%। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 100/11, 11 ने मान 99, सही 1/11%, 9 सही 1/11%, ठीक है। सवाल नंबर 29 देखिएगा। 29 नंबर क्या कह रहा है ये देख लीजिएगा कि यदि किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी करने पर उसकी खपत में 8% की वृद्धि होती है तो इससे राजस्व में % कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। आप सिर्फ ये देखिएगा कि 10% की कमी करते हैं, 8% की वृद्धि करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये कह रहा है। तो सूत्र आपको मैं सिखाया था कि a + b + a × b/100 बार लगाना सूत्र है। प्लस का मतलब वृद्धि होता है और माइनस का मतलब कमी होता है, बस ये अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर। तो है पहले है किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी, तो 10 की कमी करेंगे तो हो जाएगा -10। फिर बचत खपत में 8% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब प्लस, तो प्लस का 8 और प्लस माइनस का करेंगे गुणा तो हो जाएगी -10 × 8/100। बस हल कर लीजिएगा इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0.8, इसका मतलब है यहाँ कितना बचेगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा -0.8, तो कितना हो जाएगा हमारा -2.8। तो -2.8 का मतलब क्या है कि -2.8 का मतलब है, माइनस का मतलब है कमी हो जाएगी कितने 2.8% की, तो यहाँ पर 2.8% की यहाँ पर कमी हो जाएगी, ठीक है। सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 कह रहा है कि दालों के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी जिससे इस मद में खर्च केवल 10% बढ़े। आपसे ये कह रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा सवाल को, इसको भी लगा लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, इसमें भी कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। समझिएगा बात कि दाल के मूल्य में जो है 30% की वृद्धि होने पर, मान लीजिए मूल्य 100 रुपये था अगर, तो 30% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। वृद्धि होने पर गृहिणी को किसकी खपत कितने % कम करनी होगी जिससे इसमें खर्च केवल 10% ही बढ़े। 10% का मतलब 110 ही खर्च हो, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो 20 की कमी करनी पड़ेगी हमें, 130 से 110 हो जाए, 20 की कमी किस पर 130 पर गुणा 100, सही है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 200/13%, 200/13% आपका आ जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में यहाँ पर भी आप लोगों के आ गई होगी। अगला सवाल देख लीजिएगा आप लोग, कह रहा है यहाँ पर कि एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 162, जो मतलब लिखा है 16,200। 10% का मतलब क्या होता है 10/100, 1/10। सवाल नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष के बाद। तो अगर वर्तमान मूल्य इसका है 16,200, तो 2 वर्ष बाद तो कम हो रहा है ना, यहाँ पर 10 में से 1 कम हो रहा है, मतलब 9 रह जाता है, 10 में 9/10 9/10 हो जाता है। 2 वर्ष बाद पूछा गया है तो ये इसको हटा देंगे यहाँ से, 9 81 से गुणा कर लेंगे तो 2 6 1 8 2 16 के 6 यहाँ से लगाए, 8 6 48 49 के 9 से लगा 4 8 1 8 4 12, तो हो जाएगा 2 6 6 12 का 2 यहाँ से लगा 1 10 11 का 1 यहाँ से लगा 3 1 131 22, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 131 22 रुपये हो जाएगा। कब, ये 2 साल बाद हो जाएगा। 2 साल पहले पूछा गया कितना था, तो अगर 2 साल पहले की हम लोग बात करें यहाँ पर तो देखिएगा 2 साल पहले अगर मान लें 100 रुपये था तो इसमें कमी हो रही है तो हो जाता है 9/10 और गुणा 9/10 यहाँ पर भी हो जाता है। अब मूल्य वर्तमान में मतलब है इसका 162,000, इसको हल कर लीजिएगा, 0 0 नहीं कैंसिल नहीं होगा, यहाँ से 9 से काटिएगा, 9 1 9 कितना बचा 7, 9 8 72 0 9 2 200 गुणा कर लीजिएगा तो हो जाएगा 20,000। तो 20,000 रुपये उसका पहले 2 साल पहले का था 20,000, वर्तमान में है 16,200, फिर कम होकर हो जाएगा 13,122 रुपये। सवाल नंबर 32 नंबर लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा।
समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। सवाल कह रहा है कि संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। सूत्र नोट कीजिएगा पहले, सवाल को सीखने का अच्छे सूत्र है। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान मूल्य, ठीक है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम का मूल्य कितना है, या नया मूल्य पूछा जाए, या वर्तमान मूल्य, वर्तमान या नया पूछा जाए, या नया मूल्य, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है कि जो भी आपको दिया जाए मूल्य, जो भी रुपये दिया जाए वो रुपये लिखेंगे, गुणा में दर लिखेंगे, ठीक है, और बटे में क्या करेंगे हम लोग 100 लिखेंगे, गुणा मात्रा लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे मात्रा, और मात्रा कौन सी, अधिक या कम, मतलब जो चीज़ अधिक हो रही है या कम हो रही है वो मात्रा लिख देंगे। तो इस प्रकार से नया मूल्य निकाल लेंगे, निकाल के दिखा देते हैं पहले आपको नया मूल्य। यहाँ पर हम फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर नया मूल्य पूछा गया है हमसे, वर्तमान मूल्य या नया मूल्य पूछा गया है। तो पहले है मूल्य, मूल्य कितना है 25 रुपये, तो लिखेंगे 25 गुणा दर कितनी है 20% बटे 100, तो 100 का 100 लिख देंगे, गुणा मात्रा अधिक या कम, तो कितनी है 5 अधिक से मिलते हैं तो 5, हल करिएगा इसको, 20 पंचे 100 पचम 25 1 करने तो हो जाएगा 1। तो संतरे का वर्तमान मूल्य कितना है 1 रुपये, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ये 1 रुपये प्रति संतरा, ठीक है। सो संतरे का वर्तमान मूल्य है 1 रुपये प्रति संतरा, नया मतलब इसमें वर्तमान का है ये, तो इससे लग गया। अब निकालना हमें प्रारंभिक मतलब पहले का मूल्य निकालना है, प्रारंभिक मतलब पहले का, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वो फॉर्मूला भी आप देख लीजिएगा। अगर हमें पहले का मूल्य निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है बराबर आपकी रुपये मतलब मूल्य का मूल्य ही रहेगा, गुणे दर का दर रहना है, मात्रा का आपका मात्रा ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, गुणा आप जो 100 लिखते थे तो 100 में आपको सिर्फ इतना करना है, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस को दर जोड़ देना है, अगर कमी हो रही है तो माइनस कर देना है दर को, इतना काम करना है, ठीक है। अब देखिए इसको भी लगाएंगे हम लोग। तो मूल्य कितना था 25, तो लिखेंगे 25 गुणे दर कितनी है 20 बटे मात्रा कितनी बढ़ रही है 5 गुणा 100 प्लस माइनस दर है यहाँ पर, तो 100 दर कमी हो रही है यहाँ पर, दर को कम कर देंगे यहाँ पर, 100 से दर 20 घटा देंगे, कितना बचेगा 80 हो जाएगा, 25 20 को 80, 5 बटे 4 का मतलब 1.25 रुपये, मतलब पहले मूल्य था 100 रुपये का, 1 रुपये 25 पैसे का मूल्य था, अब हो गया 1 रुपये का, ठीक है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 33 नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की गई, एक उपभोक्ता उस वस्तु की खपत में कितने % की कमी करे ताकि उस वस्तु पर उसके व्यय में कोई भी वृद्धि ना हो। 60 की वृद्धि की गई, कितनी वृद्धि हो जाएगी 1/60, 160 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका 600/16, ठीक है, 4 को 16, 4 4 4 5 0, 4 3 12 बचा 3 0 4 7 28, 2 0 4 5 20, 37.5% की कमी कर दे तो इससे कोई वृद्धि न कमी होगी, ठीक है। 37.5% यहाँ पर खपत में कमी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल नंबर 34 देख लीजिएगा कि नमक तथा पानी की एक घोल में 15% नमक था, नमक कितना था 15% था नमक, तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर नमक और पानी, 15% नमक था तो पानी कितना होगा 85%, क्योंकि तभी तो टोटल होता है 100%, तो निकालिएगा रेशो निकालिएगा, तो 5 निकाल लेते हैं इसका हम, अगर तो 5 3 15, 5 5 5 7 35, तो 3:17। इसमें 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के बाद शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रह गई, नमक रह गया 20%, तो पानी कितना हो जाएगा 80%, इसका भी रेशो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 20 को 80, 1:4, ठीक है। आरंभिक घोल का भार ज्ञात कीजिए। अब एक बात में ये बताइएगा कि जब पानी जब वाष्पित हो जाता है तो पानी कम हो जाएगा ना, नमक तो आपका सेम रहेगा, यहाँ नमक आपका 3 के रेशियो में, यहाँ नमक 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर लें इसमें हम लोग, तो ये रेशियो हमारा था 3:17 था पहले, फिर रेशियो 3:3, नमक सेम रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पानी जो कितना कम हो गया, पानी 12 से 17 से 12 पहुँच गया, मतलब पानी 5 कम हो गया है, और 5 का वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पर 30 किलोग्राम वाष्पित करने पर, तो 5 का 30, तो आपकी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 हो जाएगी। पूछा गया आरंभिक घोल का भार ज्ञात कीजिए, आरंभिक घोल का भार तो कितना था 17 3 20, तो 20 था, और 20 का वैल्यू निकालेंगे, 1 का 6 तो 20 का निकालेंगे, तो 20 से गुणा कर देंगे, 2 6 12 120 kg, 120 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम दिया गया तो 120 किलोग्राम हो जाएगी पहले की मात्रा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात
नहीं है यहाँ पर। और अब निकालेंगे वर्तमान की, तो 15 छक्का 90, 90 हो जाएगी क्योंकि 30 कम हो जाएगी। सवाल नंबर देखते हैं 35 नंबर, इसको भी देख लीजिएगा। 35 नंबर कह रहा है कि यहाँ पर एक व्यंजक है x³ में x तथा y के मानों में 25% तथा 20% की कमी की जाती है। व्यंजक के मान में कितने % की कमी हो जाएगी, आपसे सवाल ये कहा गया है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिएगा, एक व्यंजक है, इसको अगर हम मान लें कि ये व्यंजक हमारा 100 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y के मान में क्रमशः 25% 20% कमी की जाती है। x³ लिखा हुआ है तो इसमें 25% की कमी करेंगे, ठीक है। कितने % की कमी की जाती है हमारे यहाँ पर, 25% की कमी की जाती है। तो कितना बचेगा हमारा, 75%, 75% और 75% कमी हो जाएगी। एक 3 बार लिखा हुआ है तो ये कमी हो जाएगी, 3 बार करेंगे। बाय लिखा हुआ है 2 बार, 20% कमी की जाती है तो कितना बचेगा, 80%। तो 80/100 गुणा 80/100, इसको हल कर लीजिएगा। 25 × 75, 25 चक्कू 100, 25 × 75 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, यहाँ 20 चक्कू 80, 20 × 5 100 और 20 चक्कू 80, 20 × 5 100, ठीक है। इतना ये कैंसिल हो गया, 4 4 4 4 कैंसिल हो जाएगा। 25 चक्कू 100 से 100 कैंसिल, 3 दिन होते 27, तो यहाँ पर जाएगा 27 जाएगा। मतलब वैल्यू 100 थी, 100 से हो गई 27। अब आप हमें ये बताइएगा कितने % की कमी हो जाएगी। तो 100 से 27 घटा लेंगे अगर हम लोग यहाँ पर, तो कितना बचेगा हमारा, 73। तो इसमें 73% की कमी हो जाएगी, तभी तो 100 से 27 रह जाएगा हमारा यहाँ पर। तो 100 में जो थी 73% की कमी होने पर यह रह जाएगा आपका 27। आप लोगों के यहाँ पर भी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ चुका है और आपसे 36 नंबर कह रहा है कि किसी वर्ष एक गाँव की जनसंख्या 9800 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होने के बाद गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई, तो ज्ञात कीजिए कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। आपसे ये पूछा गया है, समझने बात को। यदि किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, ठीक है, अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होने पर कितनी, 8%, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होने पर, ठीक है, होने पर गांव की संख्या जो है इतनी हो जाती है। तो देखिएगा गांव की संख्या बढ़ कितनी जाती है, 9800 से गांव की संख्या बढ़ जाती है, हो जाती है 10,458। घटा लीजिएगा, इससे इसको घटा लीजिएगा तो 8 से 0 जाएगा, बचेगा हमारा 8, 5 से 0 5 बचेगा हमारा यहाँ पर, 4 14 से 8 जाएगा 6 बचेगा हमारा। तो 658 संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, मतलब जनसंख्या में दी गई टोटल, इसमें 8% अगर निकालें इसका हम, जनसंख्या में 8% निकालेंगे तो 8% कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि पुरुषों की संख्या तो पता ही नहीं हमें है, जनसंख्या पता है तो जनसंख्या ही निकालेंगे सवाल। तो 68 64 का 4 लगा 6, 8 ने 72 6 78, 784, ये पुरुष बढ़ेगा इतने जनसंख्या में, इतनी जनसंख्या की वृद्धि नहीं हुई। और महिलाओं की जनसंख्या के लिए 5% की वृद्धि, तो इसके लिए 5% निकालिएगा। तो ये 490, 5 8 40 का 0 लगा 4, 5 9 45 4 49, 490 आपसे कह रहा है। देखिएगा यहाँ पर कि पुरुष की जनसंख्या में 784 बढ़ाया गया, महिलाओं के लिए 490, तो जाके जनसंख्या में एलिगेशन लगा लेंगे यहाँ पर 658 की वृद्धि, इस पर लगाते हैं एलिगेशन, तो एलिगेशन लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे रेशियो, निकालेंगे मेल और फीमेल का। कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखिए, हल करेंगे, 10 से 8 जाएगा 0 जाएगा 8, 15 से 9 जाएगा 6, 168। यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 से 8 जाएगा 6, 7 से 2 126, 8 से काटेगा, 8 से नहीं जाएगा, 3 से काटेगा, 15 3 6 18, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, ठीक है। 56 42 का आ गया यहाँ पर, और काटेगा इसको भी, 7 8 56, 7 6 42 और काटेगा, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 4:3, कितना जाएगा, मेन और फीमेल का जाएगा 4:3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात को समझ लीजिएगा आप थोड़ी सी, 4:3 आ गया यहाँ पर। तो पूछा गया वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। संख्या थी 9800 और रेशियो कितना है, 3:4 का, सॉरी 4:3 का। ये पुरुष और महिला का रेशियो है।
पहले की संख्या पूछी गई तो इनमें निकालना है पुरुष की संख्या। तो पुरुष कितने हैं इसमें? 4। कितने में से? 4 3 7 में से काटेगा इसको। 4 7 का 7, 7 दूनी 14, नहीं 7 का 7, 2 बचा 7 चौक 28, 0 0 5600। कितने पुरुष थे? 4 चौक 56, 5600। इसमें क्या था? 5600 जो थे वो पुरुष थे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर फाइनल हो गई जाके है। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर आपका दिया गया है 37 नंबर। 37 नंबर सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 1% अपने दो पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है। दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिलता है तथा वह अपने भाग के जेब खर्च का 80% खर्च कर देता है। यदि वह 20 रुपये मासिक की बचत करे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पिता की मासिक वेतन कितना है। आपसे ये पूछा गया है, समझना बात को, कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने 2 पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है। बात समझिएगा। हम अगर मान लें उसका मासिक वेतन है पिताजी का 100 रुपये, तो 100 रुपये का 1% का मतलब होता है 1 रुपये। तो वह अपने पुत्र को 1 रुपये देता है। दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले रुपये का 80% बड़े पुत्र को मिलता है। इसका 80% जो है वो बड़ा पुत्र लेता है। यदि वह अपने भाग का जेब खर्च 80% खर्च कर देता है और 20 रुपये बचत करता है। 80% खर्च करेगा, बचेगा कितना? 20%। तो 20% बचत कर लेता है। आपको जिसकी वैल्यू दी गई है बराबर 20, सही है, बचत दी गई 20। इसको हल करते हैं। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 1000 बटे में 8, 8 दूनी 16, 8 का 8, 2 4 2 0, 8 16 8 5 40। आपका 1 का वैल्यू हो जाएगा 125। आपसे पूछा क्या गया है और आपसे सवाल में कह रहा है कि उसके पिताजी का मासिक वेतन कितना है, ये पूछा गया है। वेतन कितना है? 100। तो क्या करेंगे हम लोग? 100 से गुणा कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा 12500। आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा 20% आय में वृद्धि करने पर अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत कितने % होगी? इस प्रकार का सवाल तो दोस्तों मैं आपसे लगवा चुका हूँ। यहाँ पर एक इस टाइप का सवाल तो लगा चुके हैं आप लोग। अभी देखिएगा सवाल नंबर कौन सा था, बता देता हूँ मैं आपको। ये हमारा सवाल नंबर था, अभी देखा था आप लोगों ने। अभी 1 मिनट रुकिएगा, चेक करके बताता हूँ। ये सवाल हमने लगाया था दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर सवाल में। तो आप 27 नंबर सवाल को देख सकते हैं, जिसका आपका आंसर आया था 50%। ध्यान होगा आपको, तो वही इसका आपको 50% ही आएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम सवाल है, तो आंसर भी इसका सेम आएगा। ठीक है, तो 27 नंबर वाले सवाल को आप लोग देख सकते हैं, उसी प्रकार से इसको लगाना है। सवाल नंबर देखिएगा 39 नंबर आपसे क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। पानी के साथ 20% एल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में 2 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है। देखिएगा 5 लीटर पानी था, मिश्रण था, ठीक है, जिसमें एल्कोहल था आपका कितना था? 20%। इसमें से 2 लीटर मिश्रण निकाल दिया था। इसमें भैया 2 लीटर जब मिश्रण निकाल देंगे तो मिश्रण बचेगा आपका कितना? 3 लीटर। 3 लीटर आपका मिश्रण बचा है, जिसमें एल्कोहल कितना होगा? 20% ही तो होगा, क्योंकि जब मिश्रण से कुछ निकालते हैं हम लोग तो मात्रा वही रहती है। ठीक है, मिश्रण से दोनों चीज़ बराबर जाएंगे। मिश्रण से जो है अनुपात जो भी था आपका एल्कोहल का पहले था वही बाद में ही रहेगा मिश्रण में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 लीटर में देखिएगा एल्कोहल कितना है, तो 3 गुणे 20/100, 20×500, 3/5 लीटर ये एल्कोहल हो जाएगा। उसके बदले उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखना यहाँ पर एल्कोहल की मात्रा है कितनी? 3/5 लीटर। सही है, कितने में थी? ये 3 में थी। अब इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा? मिश्रण 5 लीटर हो जाएगा टोटल। उसमें पूछेगी आपकी मात्रा, गुणा कर लेंगे 100%। परसेंट पूछा गया, निकाल लीजिएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 3/25 गुणे 100, 25 चक्कू 100, 3 चक्कू 12, आ जाएगी 12%। पूछा गया था नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो हो जाएगी आपकी 12%। आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आप लोग सवाल नंबर 40 आपके सामने आ चुका है। चीनी के भाव में 10% की कमी होने पर 140 रुपये में आधा किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। चीनी का प्रारंभिक भाव तथा कम भाव ज्ञात कीजिए। इसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रारंभिक भाव और कम भाव मतलब नया भाव ज्ञात करना है। कैसे क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं।
तो प्रारंभिक भाव पूछा गया, क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे सूत्र एक बार फिर लिख देते हैं। लिखा था सूत्र मूल्य गुणा दर बटा मूल्य गुणा दर बटे में था आपका 100 प्लस माइनस दर, वृद्धि हो रही तो प्लस, कमी हो रही तो माइनस, और इंटू में थी मात्रा पर 0 था सूत्र। चलिए प्रारंभिक मूल्य निकालिएगा, यहाँ से हल कीजिएगा इसको। मूल्य था आपका 140, दर थी आपकी 10, कमी हो रही है तो 100 में से 10 जाएगा 90, मात्रा आपकी 1/2 kg, ये तो आधा किलो। आपका ये भाग वाला 2 पर गुणा में पहुँच जाएगा, 0 है 0 कैंसिल हो जाएगा, 4×28 280/9। हल करेंगे थोड़ा सा इसका, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 10 हो गया, 9 1 9, 1 लगाए 9.1 तो हो जाएगा 31.1 रुपये। तो इसका मूल्य था पहले 31.1 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, कम भाव ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, हमने रुपये बताया था, तो रुपये गुणा परसेंट बटे में बताया था मैंने आपको, रुपये परसेंट बटे में बताया था मैंने आपको, मात्रा का आधा गुणा में है आपका 100, इतना बताया था मैंने आपको, ध्यान होगा तो आपको। 2 आपका पहुंच जाएगा ऊपर, तो 0 0 0 जो कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 28, तो कम भाव आ जाएगा 28 रुपये प्रति kg। सवाल नंबर देखते हैं 41 नंबर को। 41 नंबर देखिएगा, ये 41 नंबर आपका यहाँ पर आ चुका है। ये 41 नंबर दिया गया है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 27% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए और 248 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल कितने विद्यार्थी थे। अब देखिए इस प्रकार से ग्राफ बना लेंगे हम एक। कह रहा है यहाँ पर 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 27 दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे 30%, तो 30% में यहाँ पे लिखना इंग्लिश के लिए, ये 27 इधर 3% इधर, तो टोटल हो जाएगा ये 30%, ये टोटल 30 हो जाएगा। आगे कह रहा है इसमें गणित में, मैथ में 65% उत्तीर्ण हुए, तो 35% जो हैं वो फेल, 35% फेल हो जाएंगे, तो 27 ये दिया गया, 8 इधर लिख लें हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से टोटल ये भी 35% हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे बात हो जाएगी फेल वाली, तो फेल कितने हुए हैं जोड़ लीजिएगा इनको, 27 3 30 38, तो 38% फेल हो गए हैं, तो पास कितने हुए हैं 62% पास हो गए। ठीक है, 62% पास हुए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि अगर 248 विद्यार्थी पास हुए हों, तो मतलब 62% की आपका वैल्यू दी गई है 248 पूछा गया है, तो कुल कितने परीक्षार्थी थे, 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे 248/62 और गुणा में 100, सही है, ऐसे निकालेंगे यहाँ से। इसको हल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। हल करने की तो सिर्फ बात है, हल करिएगा। तो सिर्फ इसको हल कर लीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हल कीजिएगा। तो हल करते हैं इसको, देखिएगा 2 से काटेंगे हम लोग, तो 2 3 6 2 1 2, इसको काटेगा 2 से, 2 1 2 2 4 2 4 8 24, तो 4 आ जाएगा 400, ये आपका आ जाएगा 400। कुल कितने परीक्षार्थी थे 400 थे, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 42 नंबर, इसको देख लीजिएगा 42 नंबर को। 42 नंबर में क्या कह रहा है ये देखिएगा, यहाँ पर पढ़िएगा इसको एक बार, कि किसी विद्यालय में कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। यदि इस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो लड़कियों तथा लड़कों का परसेंट ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, लड़कियां गर्ल बॉय, लड़कियों का प्राप्तांक है 73, लड़कों का औसत है 71, दो सभी का मिक्स है 71.8, एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर, तो ये 0.8 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1.2, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म यहाँ पर। तो आ जाएगा गर्ल और बॉय का रेशियो आ जाएगा 8:12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3। आपसे पूछा गया यहाँ पर कि लड़कियों तथा लड़कों की परसेंटेज ज्ञात कीजिए। लड़कियाँ हैं 2 कितने में से 5 में से गुणा 100, 5 2 10 20, मतलब 40%। लड़कियाँ कितनी 40% हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे इसके 60%। ठीक है, लड़कियाँ 40% हैं तो लड़के 60%, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं 17 चैप्टर का बिल्कुल ही लास्ट सवाल।
तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक एक सवाल अच्छी तरीके से समझाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट सवाल को भी देख लीजिएगा, कह रहा है यहाँ पर कि चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में 4% चीनी शेष पानी है। तो चीनी है कितनी, 6 लीटर में 4% चीनी है, तो 4/100, 6 चौक 24 मतलब 0.24, ये इतनी चीनी हो जाएगी। इस घोल में 1 लीटर पानी वाष्पित किए जाने पर चीनी कितनी बचेगी, परसेंट निकालनी है। तो चीनी तो आपकी वही रहेगी, ठीक है। और कितने लीटर में, 6 लीटर से हटा के 5 लीटर में, तो 5 गुणा में 100 कर लीजिएगा, पॉइंट हटाएंगे डबल नीचे आ जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। 24 को भाग करेंगे 5 से तो हो जाएगा 5 चक्को 20, बचेगा 4.8, मतलब 4.8% चीनी है इसमें। तो पूछा गया आपसे कि इस घोल में कितने परसेंट चीनी है, तो 4.8% चीनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने सवाल को सॉल्व किया। सवाल नंबर 43 आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता चुका हूँ। चैनल को नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा।